पीछे 5 पॉइंट हम देख लेते, 5 तरह के टैरिफ हमने कवर कर लिए, है ना। टैरिफ रेट कोटा तक कवर हो चुका था, 6th पॉइंट देखना है। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, नाम से समझ में आ रहा होगा। मोस्ट फेवर्ड मतलब ज्यादातर इसी को ही फेवर किया जाता है। MFN के बारे में लिखेंगे तो क्या है MFN? तो इट रेफर्स टू import tariff which countries promise to impose on imports from other members of WTO। ये वो टैरिफ है जो एक कंट्री प्रॉमिस करते हैं WTO के अदर मेंबर्स से लेने की। जैसे नॉर्मली देखा होगा ना कि कोई एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो इस ग्रुप के लोगों के आपस में जो डीलिंग होगी किसी भी डील को लेके, जो प्राइस होगा वो ग्रुप मेंबर के लिए कम होगा, है ना। मेंबर से बाहर जो कोई पर्सन, मान लो ये कोई पर्सन आया है, इसकी बात करते हैं, इसकी ये गुड्स सेल कर रहा है, सेल प्राइस 100 रुपये, तो बाहर वाले को तो 100 रुपये पे ही बेचेगा, लेकिन ये ग्रुप मेंबर को 100 रुपये से कम में दे देगा, है ना, क्योंकि ये ग्रुप में है और इनकी अपनी पॉलिसी है। ग्रुप मेंबर को देगा कितने में दे देगा? 70 में, 60 में मेंबरशिप बनती है ना, सही है। क्लियर पॉइंट। तो ऐसा ही WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप है जिसमें तमाम कंट्रियां मौजूद हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो इन कंट्रीज के आपस की डीलिंग्स में टैरिफ रेट कम लगता है, बाकियों के लिए ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लिखो MFN rates are the highest that WTO members charge each other। आपस में चार्ज करते हैं उससे ज़्यादा रेट होता है MFN, लेकिन ये आपस में चार्ज करने की वजह से कम कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो नहीं आता। अब जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम टीचिंग लाइन का मेरे अपने कोई और एक पर्सन आ जाए जो सपोज फिजिक्स के टीचर हैं, हमारी जान पहचान है अच्छी खासी, है ना, तो है वो भी टीचर, मैं भी टीचर, क्या होगा, उनका बच्चा आएगा मेरे पास CA पढ़ने, बाकियों से ले रहा हूँ 30,000 रुपये, उनसे कहूँगा ठीक है तो आप कम दे दो, है ना, बाकियों से 1 लाख रुपये ले रहा हूँ, उससे कम ले लूँगा, 20-30 हज़ार 40 हज़ार में 50 हज़ार में काम चल जाएगा। ऐसे ही मेरा बच्चा अगर उनके पास जाएगा IIT की तैयारी करने,
तो वो सबसे ले रहे होंगे 2 लाख रुपए, मुझसे लेंगे 50,000 60,000 रुपये। यही बात है, क्लियर। अगले टैरिफ पे यार बढ़ते हैं, वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ जो चेंज होता रहता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाए। लिखो, ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड टू bring the price of an imported commodity up to level of the domestic support price of the country। ये अप टू को अलग अलग लिखना, मीनिंग बदल जा रही है, ठीक है। अप टू, क्या अब देखो मीनिंग समझोगे अब। क्या है, ड्यूटी टिपिकली फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस, प्राइस फिक्स कर रहे हैं ऑफ एन इम्पोर्टेड कमोडिटी, है ना। इम्पोर्टेड कमोडिटी पे प्राइस, उसका तो अपना प्राइस है ना। अब उस पर ड्यूटी जो लगा रहे हैं वो कर रहे हैं अप, बढ़ा रहे हैं, ड्यूटी बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, अप टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस ऑफ द कंट्री। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा भारत है ना, और ये दूसरी कंट्री है कोई। भारत में कोई कमोडिटी है जो कि 100 रुपए की मिल रही है, बात क्लियर। अब बाहर वो कमोडिटी, बाहर से वो कमोडिटी भारत के मुकाबले सस्ती लेकर आ गए हैं, 70 रुपए का लेकर आ गए। तो भारतवासी किसे खरीदेगा, 100 वाले को या 70 वाले को, 70 वाले को। इससे तो भारत के अपने प्रोड्यूसर्स का नुकसान होने लगेगा। तो सरकार यहाँ पर पॉलिसी मारती है इस कंज्यूमर के लिए कि ये खरीदो चाहे ये खरीदो, खरीदना 100 में ही है। अब ये इस पे तो कोई ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन इस पर ड्यूटी लगेगी। कितना रुपए लग जाएगा ड्यूटी, 30 रुपये। अच्छा, वही कोई दूसरा है वो इसी प्रोडक्ट को 90 रुपये पे लेकर आया तो 10 रुपये ड्यूटी लगेगी, है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया इसलिए इसे वेरिएबल टैरिफ कहा जाता है। अब भारत में अगर 100 रुपये डिसाइड किया है तो 100 रुपये को सोच के डिसाइड किया होगा ना, इसीलिए इसे हम बाहर से अगर सस्ते में आ भी रहा है तो हम उसे 100 रुपये पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 100 को ही 70 पहुंचा दें, बाहर से 70 रुपये में आ रहा है तो इस 100 को भी 70 कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये 100 रुपया असल में क्या है, ये है एमएसपी, याद आया। अब इससे 100 से कम में गए तो नुकसान हो जाएगा ना, लोगों को, प्रोड्यूसर को नुकसान होगा और इसी कारणवश इसे हम आगे कम नहीं कर सकते और बढ़ाएंगे भी नहीं। बढ़ाएंगे तो कस्टमर को ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो 100 का 100 ही रहेगा, बाहर से आया है सस्ते दाम में आया है, कोई बात नहीं, हम उसे बराबर कर देंगे, बढ़ा के वहां तक पहुंचाएंगे जो इतना, जो रेट भारत में चल रहा है। एट्थ पॉइंट,
प्रेफरेंशियल टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ, प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस देना, है ना, प्राथमिकता देना। लिखो, नियरली ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ at least one preferential trade agreement. Nearly all countries are part of at least one preferential trade agreement. लगभग हर कंट्री कम से कम किसी न किसी एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट होते हैं, अंडर विच दे promise to give other countries product lower tariff than MFN रेट। प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या कह रहा है कि हर कंट्री का एक ना एक कोई ऐसा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मतलब कि यूं समझो कि एक अपना कोई जिगरी होता है, ग्रुप तो ग्रुप है ही, उन ग्रुप में भी एक जिगरी होता है जिसको ग्रुप मेंबर्स से भी सस्ते दाम पे बेच दिया जाएगा, होगा ना। MFN रेट तो वो ग्रुप रेट है, उस ग्रुप में जितने को मतलब जिस रेट पे बेच रहे हैं वो तो ग्रुप MFN रेट है। जैसा भी मैंने बताया था कि एक ग्रुप है, इसमें सारे मेंबर लोग हैं। अब ये पर्सन है, ये सेल कर रहा है ना, किसे, बाहर वाले को। तो बाहर वाले को अगर बेचेगा तो 100 रुपये में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अंदर ग्रुप मेंबर्स को बेचेगा, मान लो इसे बेचता है, इसे बेचेगा कितने में, 70 रुपये में या 40 रुपये, कितने में भी बेच दे। अब इन्हीं में एक ये जो है कुछ ज़्यादा इसके जो है क्लोज है, ज़्यादा खास मेंबर, तो इसको कितने में देगा, कहेगा लो तुम 15 रुपये में ले जाओ, है ना। ऐसे ही टैरिफ है, ऐसे ही टैरिफ लग गया। अदर कंट्रीज पे तो जितना रेट लगना है वो लग रहा है, और WTO के मेंबर वाली कंट्री को अगर टैरिफ लगाना है, उन पे टैरिफ लगाना है तो कम रेट पे लगेगा, MFN रेट पे लगेगा। और उनमें भी कोई खास दोस्ती यारी वाला अगर कंट्री है तो उस पे टैरिफ और कम कर देंगे, वो प्रेफरेंशियल टैरिफ हो गए। क्लियर है ना पॉइंट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बाउंड टैरिफ, अंडर दिस, अब इस बाउंड टैरिफ में क्या है, WTO मेंबर binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate
above a certain level. बाउंड टैरिफ में WTO मेंबर्स एक बाउंडेशन में आ जाते हैं। ये एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टैरिफ वो लगा ही नहीं सकते हैं। ये भी ज़रूरी है, वरना कोई अपनी शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगेगा, है ना। भाई किसी के पास रिसोर्स, जैसे मान लो कोई पेट्रोलियम रिच कंट्री है, तो उसे पता है कि हर किसी को पेट्रोल मेरे पास ही आना होगा लेने, तो मैं जो है अपना टैरिफ बढ़ा देता हूँ। कितना? 400%। मजबूरन किसी को भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कहीं है ही नहीं। तब तो ये गलत है ना, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा होगा। 10th, अप्लाइड टैरिफ। इट इज द actually charged tariff on MFN basis. MFN बेसिस पे जो रेट लग रहा है, उसके अलावा मतलब जो है रेट लगा दिए जाते हैं। अप्लाई टैरिफ ने क्या बताया कि इट इज़ द एक्चुअली चार्ज टैरिफ ऑन MFN बेसिस। MFN तो वो है जो WTO में डिसाइड हुआ है। यूं कह लो कि ये वाला, ये लीगल कमिटमेंट है, कितना? नॉट टू रेज टैरिफ रेट अबव द सर्टेन लेवल। तो ये जो सर्टेन लेवल डिसाइड किया गया है, सर्टेन लेवल वाला, तो ये तो WTO के लिए हो गया। सपोज ऐसे एक बना दिया अगर हम, तो सर्टेन लेवल वाला तो ये तो उसके WTO के लिए हो गया, ये वाला है कि इससे ज़्यादा आगे टैरिफ नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कह दूं, ये है हमारा MFN रेट। वही इसके बाद हम यहाँ बात करें तो MFN रेट के नीचे एक रेट होगा जो ये है एक्चुअली चार्ज्ड, है ना, ये वाला। तो इसे इसे मान लेते हैं कितना, सपोज ये 30% है, तो ये हो जाएगा सपोज करो 18%। अब इसके बीच में अगर कुछ रखना चाहे रख सकते हैं, ये अप्लाइड टैरिफ है। इसके बीच में अपनी मर्जी है, रखो क्या रखना है। क्लियर है पॉइंट? अप्लाइड टैरिफ यही है, उस MFN रेट के नीचे अगर आप किसी रेट पे तुम देना चाह रहे हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेवेंथ पॉइंट, एस्केलेटेड टैरिफ। टैरिफ तो ठीक है, एस्केलेटेड वर्ड सुना है पहले कहीं? एस्केलेटर, है ना, क्या होता है वो? हाँ, बस खड़े हो जाओ, वो खुद ही ऊपर पहुंचा देगा। लिखें, इट इज अ
system where in the nominal tariff rates on import of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs, या इसे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स। ये एक्सक्लेटेड टैरिफ है, ये बहुत अजीब सा टैरिफ है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हम देखते हैं इन नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हायर है देन द नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन इंटरमीडिएट इनपुट्स। अगर हम रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो जो टैरिफ देते हैं वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अभी एक मूवी आई है, उसमें दिखाया गया ये चीज़, वो स्कैम वाली एक मूवी आई है, लकी भास्कर, उसमें यही बताया है रॉ मटेरियल पे या स्पेयर पार्ट्स पे टैक्स नहीं लगता है, बहुत कम लगता है, और फिनिश गुड्स पे टैक्स ज़्यादा लग जाता है। उसमें ये दिखाया ना कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिनिश गुड्स बना के सस्ते में बेच दे रहे हैं। ऐसा होता भी है, एस्केलेटेड टैरिफ है ये। तो यूँ समझो कि अगर मैं ये इंडिया है, ये अदर कंट्री है, तो इस कंट्री से अगर मैं रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ तो मुझे टैरिफ देना होगा। टैरिफ देना होगा कितना? सपोज करो 5%। और वही अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फिनिश गुड्स खरीद रहा हूँ, तो मुझे टैरिफ देना पड़ सकता है सपोज 20%। तो क्या फ़ायदा है? किस चीज़ में फ़ायदा है? रॉ मटेरियल में फ़ायदा है। 15% पैसा अमाउंट बच रहा है मेरा, तो रॉ मटेरियल खरीदो, वहीं पे प्लास पेचकस लेके कस लो अपने ही देश में, अब बन के तैयार है। ये हो गया एक्सक्लेटेड टैरिफ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 12वां, प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ, प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिट से बना है वर्ड। प्रोहिबिट का मतलब क्या है? रोकना, रुक है ना, रुकावट करना। तो एक ऐसा टैरिफ जो किसी चीज़ को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। इट इज़ अ टैरिफ दैट सो हाई, एक ऐसा टैरिफ जिसको सेट किया जाता है बहुत ज़्यादा रेट पर, दैट, ताकि नो इनपुट कैन एंटर, ताकि कोई इनपुट जो है एंटर ही ना हो पाए। मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारा जिसे हम बाहर से मंगा रहे हैं, इसकी अपनी जो कीमत है सपोज करो कि 1000 रुपये है,
बाहर दूसरे देश में, ये हमारा इंडिया है, बाहर वो 1000 रुपये का है, लेकिन जैसे ही भारत में लेकर आए हम उसे, यहाँ लाते ही क्या हो गया, इस पे प्रोहिबिटिव टैक्स लग गया। तो टैक्स लग कितना रहा है, लेट सपोज 500%, 500% यानी 5 गुना, तो 4000 तो टैक्स ही लग जाएगा। तो भारत में अमाउंट क्या हो जाएगा, 5000 रुपये हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जांपल दो। कुछ चीज़ें जो हमें भारत में ज़रूरत नहीं है लाने की, जैसे हथियार, चलो आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए ठीक है, पर्सनल के लिए अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, भारत में ही खरीदे, तो भारत की बनी हुई चीज़ ठीक है। अब बाहर से गोला बारूद खरीद के लेकर आए, गलत है वो। खैर वो तो एक पैसे ही खरीदना ही इलीगल है, लेकिन कोई गन भी खरीद रहा है दूसरे देश में जाकर, तो उस पर इस तरह के टैक्स लगा दिए जाएंगे हैं। दारू शराब वगैरह, विलायती क्यों महंगी होती है, इसीलिए ना। अगला लिखो 13, इम्पोर्ट सब्सिडीज, ये तो समझ में आ गया होगा। इम्पोर्ट सब्सिडीज, एन इम्पोर्ट सब्सिडी इज सिंपली अ पेमेंट पर यूनिट और एज परसेंट ऑफ वैल्यू ऑन गुड्स imported। इंपोर्ट सब्सिडीज सिंपली क्या है, एक पेमेंट है ना, पेमेंट पर यूनिट है, या एज परसेंट ऑफ वैल्यू ऑन गुड्स इंपोर्टेड। जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू का कुछ परसेंट टैक्स भरना है, लेकिन सब्सिडाइज्ड फॉर्म में, जितना होना चाहिए उससे कम। ठीक है। अगला, अब एक और बचता है ना, 14 थे ना इस ग्रुप में, तो एक और देख लेते हैं। 16 थे सॉरी, तो और देखने होंगे दो। टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो क्या होता है ये, ट्रेड डिस्टॉर्शन, ट्रेड को डिस्टॉर्शन मतलब क्षति पहुंचाना है ना। ट्रेड को सत्यानाश पीटने के लिए अगर कोई टैरिफ था, मतलब ये कोई बात हुई थी, उस क्षति की पूर्ति करने के लिए एक टैरिफ बना दिया जाता है।
लिखो, द affected importing countries upon confirmation of distortion respond quickly by measures in form of tariff response। और इसी टैरिफ रेस्पॉन्स को एक नाम और दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। क्या होता है, जब कोई बात हुई थी, हमारा ट्रेड जो है ख़राब हुआ पड़ा था, टैरिफ ज़्यादा लगा था या कुछ भी था, तो उसके रिस्पॉन्स में एक टैरिफ लगा देंगे जिससे कि वो टैरिफ कम हो जाएगा और बाहर से ट्रेड खूब अच्छे से चल रहा होगा, मतलब खूब इंपोर्ट हम कर सकते हैं, मतलब माल हमारा सस्ता हो गया, जो हमें गुड्स खरीदने हैं बाहर से वो सस्ते हो गए, अब हम खरीद सकते हैं, ट्रेड हमारा जो बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो जाएगा, इसलिए ये बना दिया जाता है। अब आते हैं नंबर 15 पे। एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग का मतलब डंपिंग का मतलब नहीं पता, कूड़ा कचरा। खैर वो तो डंपिंग का मतलब तो कूड़ा कचरा होता है, और ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब अ, ऐसा हो जाता है कि किसी दूसरे कंट्री के लिए कोई चीज़ बेकार है तो वो यहाँ भेज रहा है, अब अगर यहाँ भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो चीज़ दूसरे कंट्री के लिए बेकार है और वो हमारे पास आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे वो यहाँ ना आए, इसलिए हम उस पर टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे। ठीक है, देखो, इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट tariff that domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value।
ठीक है। तो दूसरे, अब जैसे चाइना वगैरह में होता है, अगर उनका कुछ वेस्ट होता है तो यहाँ पर भेजने में लग जाते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आते हैं प्लास्टिक के ही ज़्यादातर प्रोडक्ट होते हैं जो चाइना में बने होते हैं। स्टील वगैरह के कलर्ड वलर्ड होते हैं, जो ये रीफर्निश्ड कह सकते हैं हम उन्हें, उन्हें को रिपेयर कर करके बेचते हैं, वो एक तरह से बेकार चीज़ें हैं। तो वो सारे जो भारत में आ रहे हैं प्रोडक्ट, काम के तो है नहीं ज़्यादा खास, तो उन्हें रोका जाए। अब रोक भी नहीं सकते भाई, यहाँ के लोग खुद ही खरीद रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं। अब भले वो महंगा हो जाए, अब खरीदना है खरीदे महंगे में, फिर भी फ़ायदा सरकार का ही है, नहीं खरीदेंगे फिर भी फ़ायदा सरकार का है। 16th, काउंटर वेलिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। लिखो, tariffs that aim to offset the artificially low prices charged by exporters who enjoys export subsidies। Tariffs that aim to offset the artificially low price charged by exporters who enjoy export subsidies। क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर जो होते हैं उन्हें सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है, क्योंकि वो तो एक तरह से भारत का फ़ायदा ही कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट करके, तो सरकार उन्हें सब्सिडी दे देती है। तो ऐसे एक्सपोर्टर्स जो सब्सिडी पा रहे हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी पा रहे हैं, तो ये ड्यूटीज़ उनके इंपोर्ट पे लगती है, वो भी तो इंपोर्ट करते ही होंगे, तो ये उनके इंपोर्ट पे लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई गोल्ड ज्वेलरी वाला है, ये हमारा भारत है ना, एक गोल्ड ज्वेलरी वाला है, वो गोल्ड ज्वेलरी वाला है, वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, भारत से बाहर एक्सपोर्ट करता रहता है। तो एक्सपोर्ट करता है, सपोज करो कि उसे 100 रुपये पे एक्सपोर्ट करता है वो, और सरकार उसे सब्सिडी दे रही है 40 रुपये की, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी है उसके 100 रुपये, 40 रुपये उस पर लग गया सब्सिडी, तो उसको तो वो 60 रुपये का ही पड़ा ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी उसकी तो 60 रुपये की पड़ी। तो ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट की बात है। अब जब यही गोल्ड ज्वेलर जब इंपोर्ट करेगा तब एक ड्यूटी इसको पे करनी पड़ जाएगी। ठीक है, मान लो जो भी है, जितने का भी टैक्स लग रहा हो, 12-13%, 12.5% वैसे ज़्यादातर जो लग जाता है, 12.5% टैक्स लगेगा। ये है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़।
तो एक को बचाया, ठीक है, अब यहाँ पे करो, है ना। ऐसा देखने को मिला है, यहाँ लिख लो या नीचे लिख लो इसके, ASEAN, ASEAN, क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में इस तरह के टैक्सेस ये देखने को मिलते हैं, खास तौर पे ये चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होती हैं। तो ये 16 जो टाइप के हमारा टैरिफ था ख़त्म हो गए, ठीक है। अब एक आध दो टॉपिक और है इसी से इफ़ेक्ट वगैरह हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करके, और उसके बाद दूसरे नॉन टैरिफ पे मूव कर देंगे।